देखिए करके कंधा का तत्सम क्या है साथियों, बताइए। तो कंधा का तत्सम साथियों क्या हो जाएगा, स्कंद हो जाएगा, और स्कंद आपका जवाब भी हो जाएगा। करके जो कानून के अनुकूल ना हो उसके लिए साथियों एक शब्द क्या होगा, तो जो कानून के अनुकूल ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है साथियों, अवैध होता है ना, अवैध आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि आवेशित का साथियों विलोम क्या हो सकता है, तो आवेशित का विलोम पता क्या होगा साथियों, अनावेशित हो जाएगा। अगर आपका जवाब भी ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए ढाक के तीन पात, इसका मतलब क्या होता है, तो ढाक के तीन पात का मतलब क्या, सदैव एक जैसी स्थिति में होना इसको कहते हैं, साफ इनकार कर देना इसको कहते हैं, बेकार घूमना इसको कहते हैं, कभी किसी विशेषता से संपन्न होना इसको कहते हैं। मैं कहूंगा ढाक के तीन पात यानी कि सदैव एक जैसी स्थिति होना, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल देखिए, सरस्वती का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो सरस्वती का पर्यायवाची साथियों भारती हो जाएगा, शारदा भी हो जाएगा, भामा नहीं होगा, उसके अलावा वागीश्वरी भी हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए वानर का तद्भव रूप साथियों क्या होता है, तो वानर तो तत्सम शब्द है, और तद्भव की अगर बात करते साथियों तो बंदर हो जाएगा, बंदर आपका सही जवाब है। कह रहे जो किसी का अनुवाद ना हो उसके लिए साथियों एक शब्द क्या होगा, मुझे बताइए। जो किसी का अनुवाद ना हो, तो जो किसी का अनुवाद ना हो उसको मौलिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा साथियों, उसको मौलिक कहा जाएगा। मौलिक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। करके शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए शुद्ध वर्तनी वाले शब्द क्या कर, देखिए ये क्योंकि गलत लिखा है, ऐसे भी नहीं लिखा जाता और ऐसे भी नहीं लिखा जाता है। क्योंकि कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अर्जन का साथियों विलोम क्या होगा, बताइए अर्जन का विलोम। अर्जन की अगर बात करते हैं साथियों, अर्जन का विलोम क्या हो जाएगा, व्ययन हो जाएगा, है ना, व्ययन जो है ना ये अर्जन का विलोम हो जाएगा। रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से उचित विकल्प आपको चुना, यानी कि आपको दो खाली जगह भरना, एक ये वाली साथियों और एक ये वाली। देखिए रामू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान था, ये आएगा। तो यहाँ पर मैं कहूंगा साथियों रामू की अपेक्षा, है ना, अपेक्षा आएगा या उपेक्षा आएगा। देखिए रामू की बुराई इसको हम लोग कह सकते हैं ना, क्या साथियों, रामू की बुराई केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान था। और बुराई किसका मतलब होता है, बुराई मतलब होता है साथियों उपेक्षा का, तो उपेक्षा यहाँ पर आ जाएगा और साथियों अपेक्षा आपका यहाँ पर आ जाएगा। कुल मिला के आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए, यानी कि बचपन शब्द में साथियों कौन सी संज्ञा है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, मित्रता है, दुश्मनी है, दोस्ती है, इन सब शब्दों में भाववाचक संज्ञा होती है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा इसमें से किस शब्द में है, तो चतुरता की अगर बात करते हैं इसमें साथियों भाववाचक संज्ञा है। अगला देखिए, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है, तो दोनों शब्द की अगर बात करते हैं ये साथियों समुदायवाचक है ना, क्या है साथियों, समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। और कह के बेताल पचीसी के रचनाकार कौन है, तो बेताल पचीसी के रचनाकार कौन है साथियों, लल्लू लाल है, लल्लू लाल आपका जवाब हो जाएगा। कह के हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ है साथियों वो कहां से हुआ है, तो वो अपभ्रंश से हुआ था। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए स्वाधीन का साथियों विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो स्वाधीन का विलोम क्या होगा साथियों, पराधीन होगा। क्या होगा स्वाधीन का विलोम, पराधीन होगा। अगला देखिए करके कमला का पर्यायवाची इसमें से क्या है, तो कमला का पर्यायवाची साथियों क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कमला को साथियों सरस्वती नहीं कह सकते हैं, लक्ष्मी कह सकते हैं, तो लक्ष्मी आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं साथियों कौन सा नहीं है, पाषाण युग के तीन प्रमुख काल कौन कौन से तीन प्रमुख काल, देखिए पुरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल है, ये तीन है। लेकिन इसमें से साथियों कौन सा नहीं है, ताम्र पाषाण काल नहीं है। क्यों, क्योंकि नव पाषाण काल के साथियों बाद आता है। तो कुल मिला के आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्टो आपके एग्जाम में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम है। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं पुरा पाषाण काल ठीक, मध्य पाषाण काल ठीक, नव पाषाण काल, तो ये क्रम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों आपका जवाब जो जाएगा वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जाएगा। इस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से ही शुरू हुआ था। यानी कि कौन सी कार्यवाही सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह बनी, तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा साथियों दांडी यात्रा आपका जवाब हो जाएगा। दांडी यात्रा राइट आंसर है। 1915 में महात्मा गांधी जी से स्थायी रूप से भारत लौटे थे, तो कहां से साथियों लौटे थे भारत, ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी जी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे, तो किनको मानते थे साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया है, दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया है, तो ये बात किसने कही थी आपसे पूछा जा रहा है। ये चंद्रन देवसेनन ने कही थी साथियों, देवनेसन ने कही थी। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे, तो अगर बात करते साथियों चित्तरंजन दास की, तो चित्तरंजन दास आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है ना, यानी कि ये स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। अगला सवाल देखिए कह रहे कि रॉलेट एक्ट 1919 के निम्न में से किसे शामिल किया गया था, तो किसे शामिल किया गया था साथियों आपको मालूम होना चाहिए। भारतीय वस्तुओं पर प्रतिबंध को नहीं, इसको नहीं, सुनवाई के बिना अनिश्चित काल
आपातकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप, बिल्कुल साथियों, अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आए तो जवाब मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? मैं कहूंगा मैडम भीकाजी कामा की बात चल रही है। मैडम भीकाजी कामा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, आपको याद रखना है। ब्रिटिश भारत की राजधानी थी, तो ब्रिटिश भारत की राजधानी आपसे पूछी जा रही है साथियों, कलकत्ता थी। कलकत्ता से साथियों फिर साथियों दिल्ली हुई थी। उसके बाद देखिए करके भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो कलकत्ता से साथियों दिल्ली ले जाया गया था। राइट आंसर आपका सी जाएगा। और अगला सवाल देखिए उसके बाद, करके किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? मैं कह सकता हूं अवध की अगर बात करते हैं तो अवध को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तो साथियों रास बिहारी बोस थे। कौन थे? रास बिहारी बोस थे। ये बात आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं साथियों किसकी, दादा भाई नौरोजी की, तो आपको याद रखना है साथियों, जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1885 के बाद 1886 में, तो इसकी अध्यक्षता जो की थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे? नहीं साथियों, लॉर्ड डफरिन थे। बिल्कुल साथियों, लॉर्ड डफरिन ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। अगला देखिए, महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने साथियों 1924 में होने वाले बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि वर्ष 1937 में कहां पर पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया था? तो मैं कह सकता हूं साथियों 1937 में फैजपुर में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया था। अगला सवाल है करके राजा राममोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया था? तो किस अखबार की बात चल रही है? संवाद कौमुदी की बात चल रही है। संवाद कौमुदी आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो साथियों किसने आरंभ किया था, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, आपका जवाब मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि AICC यानी कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव साथियों कब पारित किया था? तो ये तो 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। आंसर आपका रहेगा सी के साथ। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए कौन से नारे के साथ ये शुरू किया गया था? तो मैं कहूंगा साथियों करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 1942 में। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, 1793 में स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय साथियों गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, भारत के प्रथम वायसराय साथियों कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि रॉबर्ट क्लाइव ने है ना कहाँ पर एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर से नवाब बनाया गया? तो आपको ये ध्यान रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की थी जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर से नवाब बनाया गया था। आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातवां सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो शासक राजा या रानी होती है, शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा है ना परोक्ष रूप से चुना गया। बिल्कुल सर, तो ये आपका सबसे सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो भारतीय संविधान की कई सारी चीजें अलग अलग देशों के संविधान से ली गई हैं। तो फ्रांस के संविधान से भी लिया गया है, कुछ डेनमार्क के संविधान से नहीं लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से भी, USA के संविधान से भी। तो डेनमार्क का संविधान आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भारत की संसद के पहले स्पीकर साथियों कौन थे? तो इनका नाम क्या था, इनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो GV मावलंकर की अगर बात करें तो GV मावलंकर ही साथियों भारतीय संसद के पहले स्पीकर थे। अगला देखिए, कह रहे कि सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को साथियों क्या कहा जाता है? तो पता क्या कहा जाता है साथियों? सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बादल को साथियों क्या कहा जाता है? तो इसको पता साथियों क्या कहा जाता है? इसको नेब्यूला कहा जाता है। नेब्यूला आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, करके एंड्रोमेडा ये साथियों क्या है? एंड्रोमेडा आपसे पूछा जा रहा है। तो एंड्रोमेडा की अगर बात करें साथियों, ये मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के करीब है, मुझे बताइए। तो कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के करीब है? तो आपका जवाब एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो जाएगा, और एंड्रोमेडा गैलेक्सी ऑप्शन नंबर सी वाले में है। आंसर आपका सी है। अगला देखिए, पृथ्वी के आवरण में
गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को साथियों क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पता साथियों क्या कहा जाता है, आपको याद रखना है, मैग्मा उसको कहा जाता है। मैग्मा आपके इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो ग्रेनाइट चट्टानें जो होती है ना, ये आग्नेय चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानें आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए कह रहे कि ज्योग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो ज्योग्राफी शब्द की अगर बात करें, एरेटोस्थनीज के द्वारा गढ़ा गया था। एरेटोस्थनीज के द्वारा ही साथियों ज्योग्राफी शब्द गढ़ा गया था। कह रहे कि हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से किस दर्रे द्वारा जुड़ी हुई हैं। तो किस दर्रे द्वारा जुड़ी हुई हैं आपसे पूछा जा रहा है, रोहतांग दर्रे द्वारा जुड़ी हुई है। रोहतांग दर्रा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है। तो माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है या विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो विश्व का सबसे ऊंचा तीसरा पर्वत है, ये आपका सातवां जवाब होगा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8598 मीटर सातों इसकी ऊंचाई है। ये बात आपको याद रखना है, ये सिक्किम में स्थित है। ये काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल साथियों कौन सी है आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सी है साथियों, कपास है। कपास आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को साथियों किसके रूप में जाना जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी के रूप में जाना जाता है। बांगर आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला देखिए करके करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है, किस भारतीय राज्य में पाई जाती है। तो ये साथियों किस भारतीय राज्य में पाई जाती है, ये आपसे पूछा जा रही है। जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर का साथियों सवाल देखिए आप लोग, करके भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है, बताइए। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का लाल रंग होने का कारण क्या है। तो फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी ये इसका कारण है। तो फेरिक ऑक्साइड साथियों आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए पुनर्वनरोपण का अर्थ क्या होता है। तो पुनर्वनरोपण की अगर बात करते हैं साथियों, तो नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाने को कहा जाता है पुनर्वनरोपण। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि बोकारो इस्पात संयंत्र 1964 में सोवियत के सहयोग से बनाया गया, या ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड, क्या होगा साथियों आपका जवाब बताने की आप लोग साथियों कोशिश करिएगा। चलिए, तो आपका जवाब साथियों सोवियत हो जाएगा। सोवियत संघ रूस आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि नेपा नगर में कौन सा उद्योग संबंध है। यानी कि नेपा नगर की अगर हम बात करते हैं तो साथियों आपका जवाब कागज उद्योग हो जाएगा। कागज उद्योग ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आपका जवाब साथियों हो जाएगा। चलिए, चलिए, नेपा नगर पता साथियों कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी कि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में कौन सा उद्योग होता है, तो कागज का उद्योग होता है। अगला देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये साथियों कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा ये तो दिल्ली में स्थित है, दिल्ली आपका जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मैं कहूंगा साथियों इसका मुख्यालय तो मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल आपका जवाब है। अगला देखिए इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था। तो इनमें से किस समिति का गठन किया गया था आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए, तो नरसिम्हन समिति आपका जवाब हो जाएगा। नरसिम्हन समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी साथियों, बताइए। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। बिल्कुल सही साथियों, इसकी स्थापना 1982 में ही की गई थी। करके प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये साथियों कब लागू किया गया था, 1994 में लागू किया गया था। बिल्कुल सही आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। तो जीएसटी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। तो वस्तु और सेवा कर जो है ना, ये जीएसटी की फुल फॉर्म है। राइट आंसर आपका ए है। करके पेपर गोल्ड शब्द किससे संबंधित है। तो पेपर गोल्ड शब्द की अगर बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की नहीं साथियों, बजट में कमी नहीं, मुद्रा अभिविष्ण मानक नहीं साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा हस्तांतरित संपत्ति, ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, करके जिन्ना ऑफन कैम टू आवर हाउस, ये पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं। इस पुस्तक के लेखक की अगर बात करते हैं तो किरण दोषी हैं। किरण दोषी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सीमेंट, ईंट और भवन निर्माण सामग्री के बीच के संबंध को भली भांति से दर्शाती है। देखिए ये क्या है, ये सीमेंट की बात करें या ईंट की बात करें, तो ये भवन निर्माण सामग्री ही तो है। तो एक काम करते हैं, ये मान लीजिए भवन निर्माण सामग्री हो गई और ये सीमेंट हो गया और ये ईंटें हो गई। तो ऐसा आरेख कहाँ पर बना हुआ है, ऐसा आरेख ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए नंबर सीरीज वाला सवाल है, करके 108 है, उसके बाद आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। उसके बाद 187 है, उसके बाद 2057 है और उसके बाद 22,627 है। को कभी भी आपको साथों ऐसा लगे कि नंबर में गैपिंग बहुत तेजी के साथ हो रही, तो वहां पर मल्टीप्लाई का इस्तेमाल हुआ है, गुणा का इस्तेमाल हुआ है। देखिए अगर साथों यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं साथों, यहाँ पर अगर बात करें, ये कुछ नहीं है साथों, है ना, मेरे हिसाब से ये कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं है। तो यहाँ से आपकी शुरुआत होती है, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए
इसको मैं हटा देता हूँ, एक काम करिए, मैंने हटा दिया इसको, ठीक है ना। अब साथियों आपको बताना है कि यहाँ पर क्या नंबर आएगा, उसके बाद 187 फिर 257 आएगा। अगर यहाँ पर साथियों हम बात करते हैं, मान लेते हैं साथियों यहाँ पर हम 25 रखें, 27 रखें, 15 रखें, 17 रखें, क्या आएगा। एक काम करिए साथियों, यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए ये एक तरीके से बात करें 187 की गुणा अगर हम 10 से करते हैं ना तो 1870 आता है। अगर हम एक और बढ़ा दें यानी कि 11 से गुणा करें 187 की तो कितना आएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें, मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूं, है ना, 187 गुणा 11 तो 2057 आया है। अब उसी प्रकार अगर हम साथियों अब यहाँ पर अगर बात करें, अब यहाँ पर अगर हम 17 रखते हैं तो 17 की गुणा जब हम कराते हैं तो 187 आता है, क्योंकि 17 धाम 170 हो जाएगा, 17 और मिलाएंगे 187 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा उसी प्रकार साथियों इसकी भी गुणा 11 से ही आप कराओगे तो 22,627 आएगा। तो मैं कहूंगा इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो 17 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए एक और नंबर सीरीज का सवाल आपके सामने है, कह रहे सबसे पहले 16 है, उसके बाद 28 है और उसके बाद 52 है, उसके बाद आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा और उसके बाद 196 आएगा। तो यहाँ पर अगर साथियों बात करें, देखिए 16 से 28 हुआ, मैं कहूंगा यहाँ पर 12 बढ़ाया गया है। अब 28 से 52 हुआ है, कितना बढ़ाया गया है साथियों, 12 मान लीजिए, 12 हो गया, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, 4 लिख दिया है, ये 4 हो गया, 4 में से 2 जाएगा, यानी कि 24 यहाँ पर आ जाएगा। तो 12 है, 24 से जाहिर सी बात यहाँ पर 48 होना चाहिए। तो अब साथियों 52 में 48 को जोड़िए, कितना आ जाएगा, तो ये 100 आ जाएगा। और 100 में 48 का डबल 96 होता है, 96 जोड़ेंगे तो 100 से 196 हो जाएगा, यानी कि 100 आपका यहाँ पर जवाब आया है। और 100 कहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि निम्न श्रृंखला में कितने से पहले पी है और बाद में डी है। क्या लिखा हुआ है साथियों, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। निम्न श्रृंखला में कितने आर से पहले, है ना, निम्नलिखित में से कितने आर, ये यहां पर साथियों आर होगा, क्या होगा, एक सेकंड, आर से पहले पी, यानी कि आर से पहले साथियों क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए और बाद में डी होना चाहिए, यानी कि आर के बाद डी होना चाहिए। तो ये चीज आपको कहां पर दिख रही है साथियों, है ना, पी आर डी। देखिए जरा, अब अगर बात करते हैं पी पी पी, एक तो यहां आ गई पी आर डी, एक तो यहां पर दिख गया और एक आपका पी आर डी यहां पर दिख गया, उसके बाद कहीं पर नहीं है। तो मैं कहूंगा ऐसी दो जगह पर है आर, जिससे पहले तो पी है उसके बाद में डी है, तो आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल कह रहे कि निर्धनता का संबंध जैसे बेरोजगारी से है, उसी प्रकार अरक्तता का संबंध साथियों किससे हो जाएगा। तो उसी प्रकार अरक्तता का संबंध कुपोषण से, निरक्षरता से, सूखा से, मृत्यु से। तो सबसे सटीक जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, यानी कि कुपोषण बनेगा। अब अगला सवाल देखिए करके प्रोत्साहित करना जैसे कि रोक लगाना हो गया, तो वैसे यानी कि जो इन दोनों के बीच संबंध है ना, एक तरीके से विलोम लग रहे हैं तो साथियों, तो इसका ही आपको बताने कि इसमें से ऐसा ही कौन सा जोड़ा बनेगा। लाभ सफलता तो नहीं होगा, दुर्लभता, अधिशेष, देखना, विश्वास करना, हृदय आत्मा। तो कहीं ना कहीं सबसे सटीक आपका जो जवाब लग रहा है वो ऑप्शन नंबर बी वाला ही लग रहा है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर आपसे कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपसे कहा जा रहा है जैसे ए सी एफ को जे एल ओ लिखा जाता है, वैसे ही यू डब्ल्यू जेड को कौन से 3 लेटर के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए ए की बात करें, ए 1 पर आता है, सी 3 पर आता है, एफ 6 पर आता है, जे 10 पर आता है, एल 12 पर आता है, ओ 15 पर आता है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं ना साथियों, जैसे कि 1 से ये 10 हुआ है और 1 से 10 हुआ है, 3 से 12 हुआ है, 6 से 15 हुआ है, तो मैं कहूंगा सभी में 9 की बढ़ोतरी हो रही है ना, सभी में 9 की बढ़ोतरी हो रही है। तो ये यू है साथियों, है ना। यू की अगर बात करते हैं, यू 21 पर होता है, डब्ल्यू आपका 23 पर होता है, 26 की बात करते हैं, ये आपका जेड की बात करें 26 पर होता है। अब अगर बात करते हैं साथियों, देखिए जेड में अगर हम 9 बढ़ाएं, क्योंकि सभी में 9 बढ़ाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आई आ जाना चाहिए, क्योंकि आई 9 नंबर पर होता है। उसी प्रकार डब्ल्यू में अगर साथियों क्या हम 9 बढ़ाएंगे तो पता क्या आ जाएगा, तो एफ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डब्ल्यू 23 पर है, 24 25 26 3 इधर के हो गए, और फिर ए से स्टार्टिंग करोगे तो 6 तक एफ आएगा। इसकी अगर बात करते हैं तो साथियों यहाँ पर अगर बात करते हैं क्या आ जाएगा छठे नंबर पर, यू के बाद देखिए यू हो गया, है ना, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो गया, है ना। और उसके बाद साथियों की एक तरीके से बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, हाँ तो वही लगभग डी आ जाएगा साथियों, तो डी यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिला के डीएफआई कहाँ पर लिखा हुआ है, डीएफआई ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि बी डी जी एच को ओ क्यू टी यू लिखा जाता है, तो उसी प्रकार एफ एच के एल को क्या लिखा जाएगा। ये 4 लेटर साथियों आपसे पूछे जा रहे हैं, मैं कहूंगा एग्जाम में आता है। कह रहे कि बी की बात करें 2 पर आता है, डी 4 पर आता है, जी 7 पर आता है, एच 8 पर आता है, उसी प्रकार ओ 15 पर आता है, क्यू 17 पर आता है, टी 20 पर आता है और यू 21 पर आता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या रिलेशन लग रहा है आपको, जैसे कि ये 2 4 7 8 है ना, और एक तरीके से बात करें 15 17 20, मतलब यहाँ पर जितनी गैपिंग है ना वही गैपिंग यहाँ पर है ना। 2 के बाद 4 आ गया, है ना, मतलब 2 बढ़ाया गया और 15 के बाद 17 आ गया, यहाँ पर भी 2 बढ़ाया गया,
4 से 7 3 बढ़ाया गया तो 17 से 20 3 बढ़ाया गया, 7 से 8 1 बढ़ाया गया, 20 से 21 1 बढ़ाया गया। यानी कि साथियों यहाँ पर जो होंगे वो भी यही होगा। लेकिन अब सवाल ये होता है कि यहाँ से ये कैसे हुआ, एच से ओ कैसे हुआ। तो एच होता है 8 पर, ओ होता है 15 पर, यानी कि पूरा का पूरा 7 नंबर बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर भी साथियों 7 नंबर ही आप बढ़ाओगे। एल 12 पर होता है 7 पर, साथियों यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 12 में 7 जोड़ेंगे 19 आएगा, 19 पर साथियों क्या होता है, एस होता है। तो एक तो हमें मिल गया। अब देखिए 2 बढ़ाया गया है ना, तो 2 इसमें बढ़ाओ, यानी कि एस टी यू, तो यहाँ पर यू आ जाएगा। उसके बाद अब 3 बढ़ाया गया तो यू 21 पर होता है, 3 बढ़ाओगे 24 आ जाएगा, 24 पर एक्स होता है। अब यहाँ पर सिर्फ एक बढ़ाना है आपको, एक्स के बाद साथियों क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, यानी कि एस यू एक्स वाई कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि 25 से यहाँ पर क्या कर दिया गया है, 125 कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई 25 की गुणा अगर 5 से कराओ तो 125 आ जाएगा। तो किसकी गुणा, 525 की गुणा 5 से कराओ तो क्या है 3125 आएगा। 625 की गुणा साथियों 5 से कराओ, देखिए 6 पंजे 30 यानी कि 3000, तो यही हो गया। 25 की गुणा 5 से करोगे 125 हो जाएगा, बिल्कुल सही साथियों। 625 की गुणा कराने पर 5 से 3125 आता है, यानी कि आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है साथियों कि इसमें सबसे विषम कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है। देखिए वाई की अगर बात करें, वाई 25 पर आता है, वी की बात करें ये 22 पर आता है, डब्ल्यू की बात करें 23 पर आता है, और एक्स की बात करते हैं ये साथियों 24 पर आता है। यहाँ पर सम विषम भी नहीं कर सकते क्योंकि 2 सम है और 2 विषम है, नहीं कर सकते। एक काम कर सकते हैं साथियों, ये नंबर जो है ना ये किसी का स्क्वायर है, ये भी नहीं है कि स्क्वायर, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी कि ये 3 अलग हो जाएंगे और ये एक अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार सबसे विषम आपका जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला बनेगा। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि 4 12 8 16 14 24 6, इसमें आपको बताना है साथियों सबसे विषम कौन सा है। देखिए दिमाग लड़ाइए थोड़ा। अगर 4, एक काम करते साथियों है ना, अगर हम इसको घटाएं, इसके 12 में से 4 घटाते हैं तो 8 आता है, 8 में से या 16 में से 8 घटाते हैं तब भी 8 आता है। अब इसको घटाओगे तो 10 आ जाएगा, और इसको घटाओगे साथियों तो कितना आ जाएगा, तब भी 8 आ जाएगा। यानी कि ये तो सेम है, तो अलग कौन सा है, अलग आपका ऑप्शन नंबर सी वाला है। तो इस प्रकार आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे क्या पूछा जा रहा है देखिए जरा, है ना, यहाँ पर वही साथियों है, लेटर सीरीज वाला सवाल है। कह रहे कि टी सबसे पहले, उसके बाद आर, फिर पी, फिर एन, फिर एल, आपको बताना है अगले 2 लेटर कौन से आएंगे। तो यहाँ पर आपको भी प्लेस वैल्यू आना चाहिए, जिसके टी 20 पर होता है, आर 18 पर होता है, पी 16 पर होता है, एन 14 पर होता है, एल 12 पर होता है। तो देखिए 2 2 2 2 घट रहा है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा और फिर 8 आ जाएगा। 10 पर होता है जे और 8 पर होता है एच, यानी कि जे और एच कहाँ पर लिखा हुआ है, जे और एच आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग देखिए, इसमें प्लेस वैल्यू साथियों आपसे पूछी जा रही है। तो सी की बात करते हैं, सी 3 पर आता है, डी 4 पर आता है, ई 5 पर आता है, ठीक है। आई की बात करें 9 पर आता है, जे 10 पर आता है, के 11 पर आता है, उसी प्रकार एन 14 पर आता है, ओ 15 पर आता है और पी 16 पर आता है। अब देखिए जरा साथियों यहाँ पर अगर बात करते हैं ना हम लोग, यहाँ पर भी वही चीज़ है साथियों, यहाँ पर भी सेम 3 4 5 9 10 11 14 15 16। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन से 3 लेटर आएंगे। अब एक सवाल की अगर बात करें, देखिए ये 5 से है ना, 5 से क्या हुआ है साथियों, 5 से 9 हुआ है, यानी कि यहाँ पर 4 बढ़ाया गया है, ठीक है। अब इससे यानी कि के से एन जो हुआ है ना, के देखिए यहाँ पर 4 बढ़ाया गया है, ठीक है, और यहाँ पर कितना बढ़ाया गया, 11 से 14 यानी कि 3 बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से साथियों 2 बढ़ाना चाहिए, यानी कि पी फिर क्यू फिर आर, तो यहाँ पर साथियों आर आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा 18। तो देखिए 3 4 5 9 10 11 लगातार नंबर, यानी 18 19 और 20 आ जाएगा। तो आर और एस और साथियों टी आ जाएगा, और आर और एस और टी कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, ठीक है भैया, कला कह रही है, कला क्या कह रही है, कला कह रही है माला की तरफ इशारा करते हुए, कहने के वो मेरे भाई की इकलौती बहन, यानी कि कला के, है ना, कला के भाई की इकलौती बहन, यानी कि वो अपनी ही बात कर रही है। अरे भाई मेरे भाई का इकलौती बहन, तो वो अपनी ही तो बात कर रही है। तो वो यानी कि उसकी पुत्री है, ये क्या है, माला उसकी पुत्री है। तो माला का कला से क्या संबंध हो जाएगा साथियों, माँ बेटी का हो जाएगा, बेटी का हो जाएगा। तो बेटी कहाँ पर लिखा हुआ, बेटी आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि राम शाम से कम तेज दौड़ता है और शाम लाल जितना ही तेज दौड़ता है किंतु टॉम से कम तेज दौड़ता है, तो सबसे तेज कौन दौड़ता है साथियों, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। अब देखो इसको हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। यानी कि राम शाम से कम तेज दौड़ता है, शाम से कम तेज दौड़ता है साथियों क्या, राम। तो मैं कहूंगा शाम ज्यादा तेज दौड़ेगा, है ना, शाम ज्यादा तेज दौड़ेगा और राम थोड़ा कम तेज दौड़ेगा, तो शाम आगे हो जाएगा। कहने के और शाम लाल जितना ही तेज दौड़ता है, शाम जो है ना साथियों ये लाल जितना ही तेज दौड़ता है, यानी कि
श्याम और लाल बराबर तेजी के साथ दौड़ते हैं। चलिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं श्याम लाल जितना ही तेज दौड़ता है किंतु टॉम से कम तेज दौड़ता है, यानी कि ये जो है ये टॉम से कम तेज दौड़ता है, तो टॉम उनसे तेज दौड़ता है। तो सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो मैं कहूंगा श्याम लाल। राम से तेज कौन दौड़ता है साथियों, टॉम दौड़ता है, तो टॉम सबसे तेज दौड़ेगा। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि एप्रिसिएशन को 1 7 7 8 3 2 4 1 9 4 6 5 लिखा जाता है, तो रिसेप्शन को सातों क्या लिखा जाएगा। अब मुझे सातों ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं भाई ए का कोड एक हो, डबल पी का कोड सातों, ऐसा तो नहीं है सातों। एक काम करिए सातों, TION यहाँ पर भी है और TION यहाँ पर भी, और TION का कोड क्या है 9465। तो मैं कहूंगा यहाँ पर भी सातों 9465 आना चाहिए। तो देखिए अंत में कहाँ 9465 है, यहाँ पर नहीं, 9465 यहाँ पर है, 9465 यहाँ पर है, और यहाँ पर नहीं है। अब देखिए जरा सातों, अब एक काम करिए, ए का कोड देख लीजिए क्या है, ए का कोड एक है ना, ए का कोड क्या है सातों, एक है। अच्छा चलिए ऐसा करिए, काम करिए, और यहाँ पर पी का कोड देखिए सातों, पी कहाँ पर आपको मिलेगा, पी यहाँ पर मिलेगा, पी का कोड सातों 7 है, तो 7 इसमें आ रहा है, पी का कोड हमें चाहिए ना, 7 इसमें आ रहा है, तो इसमें नहीं है। मैं कहूँगा ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल देखिए, यदि कोर्स को एक कोड भाषा में ESRUOC लिखा जाता है तो BREATH को क्या लिखा जाएगा। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पर लेटर है वही लेटर यहाँ पर है, यानी कि आंसर जो बनेगा वो इन लेटर से ही बनेगा। एक काम करिए साथियों, देखिए ई सबसे अंत में यहाँ पर सबसे पहले आ गया, फिर सेकंड लास्ट पे एस है, यहाँ पर बिल्कुल 2 नंबर पे आ गया। अच्छा ऐसे हो रहा है ESRUUOC, तो मैं कहूँगा सबसे अंत में एच है, तो एच आ जाएगा, उसके बाद टी आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा, उसके बाद ई आ जाएगा, उसके बाद आर, और फिर बी आ जाएगा। तो ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, HTAERB, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कह रहे कि 6 मित्र हैं ABCDE और F, ये उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। 6 मित्र हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग हो गए साथियों, है ना। ये उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। कह रहे कि सी बीच में बैठा है, सी बीच में है A और E के, ठीक है। बी E के निकटतम दाएं लेकिन D के बाईं ओर बैठा है। अब साथियों हम किसको सॉल्व करें, हमें जो लाइन सही लगेगी साथियों ना, हम उसको ही तो सॉल्व करेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो एक काम करिए, इसको ही सॉल्व कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर देख लेते हैं बी ई के निकटतम, यानी कि ई क्या लिखा हुआ है, बी जो है ना ई के निकटतम दाएं बैठा है। मान लीजिए साथियों ई यहाँ पर है, अब ई का दायां क्या हो जाएगा, ई के दाएं पर बी बैठा है, यानी कि बी यहाँ पर बैठ जाएगा। देखिए बी जो है ना ई के निकटतम दाएं बैठा है, लेकिन डी के बाएं बैठा है, यानी कि डी के बाएं बैठा है बी। तो ये 3 लोगों को साथियों हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने बैठा दिया। उसके बाद कहा जा रहा था कि सी जो बीच में है ए और ई के, तो ए ई ये हो गया, ए ये हो जाएगा, ए और ई के बीच में कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। तो एफ दाएं छोर पर नहीं है। अच्छा एफ दाएं छोर पर नहीं है, तो एक काम करिए इधर एक बढ़ाइए और इधर से खत्म कर दीजिए। एफ दाएं छोर पर नहीं है, तो साथियों एफ मेरे हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। बाएं छोर पर कौन है, तो बाएं छोर पर, दाएं छोरिए बाएं छोरिए साथियों, एफ बाएं छोर पर हो जाएगा, और एफ आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कथन और उनकी अवधारणाएं दी गई हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। कह रही है अच्छी पुस्तक भले ही महंगी हो बिकती हैं। अब अवधारणाएं आपको बताना है, कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से अच्छी होती हैं, बिल्कुल सही साथियों, है ना। जो अच्छी पुस्तकें होती हैं, अच्छी पुस्तकें होती हैं, हो सकता है वो महंगी हो लेकिन वो बिकती हैं। तो कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से अच्छी है, ये तो अंतर नहीं था साथियों अवधारणा। अधिकांश पुस्तकें महंगी हैं, है ना, ज्यादातर पुस्तकें महंगी, ये हम साथियों नहीं कह सकते। तो मैं कह सकता हूँ साथियों, यदि केवल अगर बात करते हैं एक धारणा, पहली वाली धारणा जो है साथियों, ये अंतर नहीं था, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा साथियों, यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित कथन और उन पर आधारित तर्क को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित उत्तर विकल्प को चुनिए। कथन आपके सामने दे रखा है, क्या पेड़ों की कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए, है ना। तो कह रहे कि हाँ पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए ऐसा करना सही रहेगा। बिल्कुल पर्यावरण की यहाँ पर बात की गई है। अगर कोई और बेवजह बेकार चीज दी जाती कि भाई उसको सही करने के लिए ऐसा करना चाहिए, तो हम गलत मान लेते, लेकिन यहाँ पर पर्यावरण की बात की गई है तो हम इसको सही मानेंगे। कह रहे कि नहीं, पेड़ों की कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। नहीं क्यों, क्योंकि इससे लकड़ी उद्योग खत्म हो जाएगा। बात तो ये भी सही है, अगर हम पेड़ों पर से पूरी तरीके से कटाई पर प्रतिबंध हटा लें तो फिर लकड़ी का उद्योग कैसे हो पाएगा। मैं कहूंगा दोनों बातें बिल्कुल सही हैं अपने अपने हिसाब पर। तो तर्क 1 और 2 दोनों प्रबल है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यानी कि बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी हैं, है ना। तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है। बी का भाई ए है, मान लेते हैं सातों बी ये हो गया, और बी का भाई क्या हो गया सातों, बी का भाई ए हो गया। अब कहने कि ए के पिता डी हैं, है ना। तो मैं कहूंगा सातों जब ये भाई है तो डी ये मान लेते, ये पिताजी हो जाएंगे, ये पिताजी हो गए, डी के ये दोनों बच्चे हो जाएंगे ए और बी। उसके बाद कह रहे हैं साथियों बी का भाई ए है, हो गया, सी की पुत्री बी है, अच्छा सी की पुत्री, अच्छा ये पुत्री हो गई, सी की पुत्री साथियों बी, यानी कि दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। और बी सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी है, हो गया है। तो सी डी से किस प्रकार संबंध, यानी कि डी क्या कहेगी सी को, डी क्या कहेगी साथियों, डी क्या कहेगा सी को, तो ये तो पत्नी कहेगा, पत्नी कहेगा, तो पत्नी आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।
अब उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो मैथ के क्वेश्चन आपके यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं साथियों मैथ के भी। तो मैथ के सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि अनूप, हरेंद्र और शिवेश, है ना, ये 3 लोग हैं, एक चारागाह किराए पर इन्होंने लिया है। उन्होंने उसका क्रमशः 5, 6 और 9 दिन, यानी कि अनूप ने, अगर बात करते हैं अनूप की, है ना, कितने लोग हैं, अनूप हैं, हरेंद्र हैं और साथियों शिवेश हैं। चलिए, तो इतने लोग यहाँ पर हो गए। और इन्होंने साथियों जो लिया है ना, कितने दिनों पर किराए पर लिया है, अनूप ने 5 दिन पर किराए पर लिया है और उसने, हरेंद्र ने 6 दिन पे और शिवेश ने साथियों 9 दिनों पर उसका उपयोग किया है। यदि चारागाह का कुल किराया 2400 है तो हरेंद्र द्वारा दी गई राशि क्या होगी, यानी कि ये उसका अनुपात है, 2400 का अनुपात है ना। तो किसकी पूछी जा रही है, हरेंद्र की पूछी जा रही है, यानी कि 6 का पूछी जा रही है। तो 2400 गुणा 6 और ये इन तीनों का योग नीचे आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा, इसका 20 नीचे आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 कम 2, 2 4 12, 12 5 60, 12 6 72, यानी कि 720 रुपए साथियों ये हरेंद्र द्वारा दी गई राशि है। तो 720 कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है और बी आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और फटाफट बता दीजिए कि इस सवाल का जवाब आपका क्या हो सकता है। देखिए, आपसे कहा यहाँ पर जा रहा है कि किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। अंतिम, उसी सप्ताह के अंतिम 4 दिनों का औसत 41 डिग्री सेल्सियस है। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है तो चौथे दिन का तापमान क्या है। देखिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, शनिवार, ये 7 दिन हो गए, है ना। यानी कि मान लेते हैं साथियों संडे, मंडे, ट्यूसडे और साथियों वेटनेसडे, इनके इन प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन चारों दिनों का कुल मिला के तापमान कितना होगा, तो 4 की गुणा 37 से करना पड़ेगी। यहाँ पर 4 की गुणा 37 से कर लेते हैं, 7 चौक 28 हो जाएगा, 4 3 12 13 14, यानी कि अगर बात करते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेटनेसडे की कुल मिला के तापमान कितना इनका निकल रहा है साथियों, 148 डिग्री निकल रहा है। ठीक है, अब कह रहे हैं अंतिम 4 दिन, अंतिम 4 दिन भैया कौन से हो जाएंगे आपके, बुध के बाद साथियों क्या, गुरुवार, है ना, शुक्रवार, मैं कहूंगा बुध से यहाँ पर शुरुआत करेंगे, वेटनेसडे, थर्सडे, है ना, और फ्राइडे और साथियों सैटरडे, इनकी अगर बात करें 4 दिनों का कितना 41 है। तो अगर मैं कहूँ अंतिम 4 दिनों के तापमान का कुल योगफल कितना आएगा, तो 41 की गुणा 4 से करा लीजिए, 4 एकम 4, 4 चक 16, 164 डिग्री सेल्सियस ही हो गया। अब कहने के पूरे सप्ताह का, यानी कि पूरे सप्ताह की अगर बात करें 7 दिनों का तापमान 39 डिग्री है, औसत तापमान है। अगर मैं आपसे पूछूं 7 दिनों का कुल मिला के कितना तापमान होगा, तो 39 की गुणा 7 से आपको कराना है। ठीक है, करा दिए। 7 नीम कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 7 21, 21 और 26 27 हो जाएगा, यानी कि 263 आ जाएगा। अब यहाँ पर साथियों ये 7 दिन का आपका आ गया, 273 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे पूछा जा रहा है कि चौथे दिन का तापमान क्या होगा या क्या था, है ना। तो अब कैसे निकालोगे, देखिए ये अगर कुल मिला के इसका योगफल कराओगे, ये निकलेगा 8 दिनों के कुल मिला के तापमान, कुल तापमान, और ये है साथियों 7 दिनों का तापमान। तो 8 दिनों के तापमान में से 7 दिनों का तापमान घटाओगे तो ऑटोमेटिक चौथे दिन का तापमान निकल आएगा। तो इसको जोड़िए साथियों, 8 4 12 हो गया, है ना, और ये कितना हो गया, ये आपका 11 हो गया और ये आपका 3, यानी कि 312 में से आपको 273 घटाना है और जो घटे के आएगा वो चौथे दिन का तापमान होगा। 12 में से 3 जाएगा साथियों, 9 बचेगा, ये 30 हो जाएगा, 30 में से 27 जाएगा साथियों, 3 बचेगा, 39 डिग्री सेल्सियस जो होगा ये चौथे दिन का तापमान होगा, और ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देख लीजिए साथियों और मुझे बताइए सही जवाब क्या हो। कह रहे 5 संख्याओं का औसत 7 है, 3 नई संख्याएं सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है, तो 3 नई संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 5, अगर हम बात करें 5 संख्याओं का औसत कितना है साथियों, 7 है। अगर मैं आपसे कहूं 5 संख्याओं का कुल मिला के योग कितना होगा, तो 5 की गुणा 7 से करिए, 35 हो जाएगा। ये 5 संख्याओं का योग है ना, 5 संख्याओं का। 3 नई संख्याएं सम्मिलित करने पर जो 8 संख्याएं हो जाएंगी ना, अरे भाई 5 संख्याएं, अभी 3 नई संख्याएं इसमें शामिल कर दोगे तो उनका 8 संख्याओं का औसत कितना निकलेगा, 8.5 निकलेगा। ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ इन 8 संख्याओं का कुल मिला के योग कितना होगा, तो 8.5 की गुणा आपको साथियों 8 से करानी पड़ेगी। तो 8 पंजे 40 हो गया, 8 2 64 हो गया और ये 68 हो गया, यानी कि 68 निकल कर आएगा 8 संख्याओं का कुल मिला के योगफल। तो अब कह रहे कि 3 नई संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए ये 8 संख्याओं का योगफल है, ये 5 संख्याओं का योगफल है, तो इनको घटाइए, 68 में से 35 को घटाइए साथियों, 68 में से 35 को घटाने पर कितना आएगा, 3 और 3 33 आएगा, 33 आएगा। ये 3 संख्याओं का योगफल निकला है, 3 संख्याओं का औसत निकालना है तो 3 से भाग करानी पड़ेगी, तो 11 आएगा 3 नई संख्याओं का औसत, और 11 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया, कार्य करने के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से आरंभिक उत्पादन पुनर्स्थापित किया जा सकेगा। इस कॉन्सेप्ट पर आधारित साथियों सवाल पूछा जाता है और लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी जाती है। ये 30 सेकंड का सवाल है, आपको ऐसे सवालों में
कोई एक प्रतिशत दे रखा होगा और यहाँ पर एक शब्द लिखा होगा कम या ज्यादा। ये भी हो सकता था 20% ज्यादा हो गया, अगर ज्यादा यहाँ पर लिखा होता तो फिर यहाँ पर कम लिखा होता, है ना। यहाँ पर कम लिखा है तो यहाँ पर ज्यादा लिखा है, तो 20 लिखा है तो 20 लगाया, गुणा किया। 20 कम लिखा है ना, तो साथियों 100 में से आपको 20 घटाना है। अगर 20% की वृद्धि लिखा होता तो 100 प्लस 20 कर देते, तो यहाँ पर साथियों 2000 आ गया और नीचे 80 आ जाएगा। इसको जरा कैलकुलेट करिए कितना आपके सामने आएगा। 8 से कट करे, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 पंजे 40, 25 आ जाएगा और 25 आपका ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को